हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो एग्जाम हुआ है, आज जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में ये देखते हैं कि वो उस एग्जाम में एडीओ का एग्जाम है, आप जानते होंगे। और इसमें साइंस से सवाल कितने थे और किस लेवल के थे। तो सवाल के लेवल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आप ध्यान से किए होते तो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें लगभग लगभग तो 75 to 80% हूबहू आ गए हैं। हाँ, लेकिन कुछ में आपको जरूर अपना दिमाग लगाना होता है। हालांकि जो जितनी आशा नहीं थी उससे थोड़ा सा ज्यादा टफ सवाल है वो आया हुआ है। तो लेवल अच्छा है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ से आए। तो अगर हम देखें भौतिक विज्ञान से, तो भौतिक विज्ञान से इस बार बहुत अच्छे सवाल पूछे गए। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल इससे थे। कुल मिलाकर कुल 29 सवाल देखे हमने कि कुल 29 आए और बहुत अच्छे आए। केमिस्ट्री से अगर देखें तो यहां से 3 सवाल आए थे और बाकी जो बचे हुए हैं अगर आप देखें तो अगर आप देखें यहां से कुल मिलाकर के इस वाले में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सवाल आए। यानी 15 सवाल बायो से आए हुए हैं, 3 सवाल इससे आए हुए हैं और 15 3 कितना हो गया 18 और 11 सवाल इससे आए, कुल 29 सवाल आए हुए हैं। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो देखिए, मैंने यहां पर आपके सामने पिक्चर रख दिया क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन होता है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ यहां पर देखिए सवाल करा है, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1, यानी ये S1 है, जैसे ये स्थिर है मान लो, से देखने पर पाया जाता है कि उस पाया जाता है। और ये देखिए S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है, यानी कोई भी अगर ये यहां पर है, ये मान लीजिए हमने कोई यहां पर ये कण रख दिया, ठीक है ना, कोई भी वस्तु है तो ये स्थिर है तो ये भी स्थिर है, तो स्थिर पाया जाए। क्योंकि ये क्या है, जड़त्व का मतलब होता है वो एक जगह खड़ा हो या एक समान वेग से चल रहा हो, है ना। आप बोलते हैं कि जब कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता तो वह अपने स्थान पर वैसे ही बना रहता। अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में, और अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, वो ना बढ़ेगा। क्योंकि जब बल नहीं लगेगा तो उसमें त्वरण नहीं होगा, और त्वरण नहीं है, अगर त्वरण नहीं है इसका मतलब अगर एक समान चाल से चल रहा है तो वो भी क्या है, वो भी एक जड़त्व ही फ्रेम है। तो ये वही कह रहा कि एक कण को एस फ्रेम से देखने पर वो स्थिर पाया जाता और उसी कण को दूसरे फ्रेम से देखने पर वह नियत वेग से, नियत वेग यानी यहां पर समान वेग है, ये ध्यान रखना। अगर ये गाड़ी चले, कोई भी वस्तु अगर यहां पर रखी है, अगर गाड़ी एक समान वेग से चल रही है तो अगर गाड़ी से आप देखेंगे तो जैसे जैसे गाड़ी चलेगी वैसे वैसे वो पीछे जाएगी समान वेग से, यानी आपके सापेक्ष वो समान वेग से पीछे जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये भी है। तो यानी अगर ये पाया जाता है कि अब ये कह रहे हैं कि करता हुआ पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। S2 जड़त्वी फ्रेम है लेकिन कथन अजड़त्वी है, ऐसा है क्या। S1 S2 दोनों जड़त्वी फ्रेम है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही जड़त्वी फ्रेम है, यानी हम इसको मारेंगे सही। क्यों, आप देखिए मैंने आपके सामने ये बना रखा है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। यदि कोई फ्रेम, मैंने लिखा है यदि कोई फ्रेम किसी जड़त्वी फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान है, तो इसकी चर्चा मैंने क्लास में की है, अब इसको आपको समझना है। ये थोड़ा गतिमान है तो यह भी जड़त्वी फ्रेम ही होता है, हमने उसी से ये काटा हुआ है ना, फ्रेम होता है। त्वरण शून्य होना चाहिए, त्वरण शून्य है तो बेटा वो भी किसी के सापेक्ष क्या होगा, है ना भाई। त्वरण कब आता है, जब बल लगता है। और आपने क्या बताया, जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो उसी अवस्था में चलती रहना चाहती है या उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और जब बाह्य बल काम करेगा तो जाहिर सी बात है त्वरण आ जाएगा, और जब त्वरण नहीं आए तो यहां देखिए परीक्षा में भ्रांतियां क्या फैलाई जाती, क्या फैलाई गई कि गतिमान फ्रेम हमेशा अजड़त्वी होता है। क्या गतिमान फ्रेम अजड़त्व, भाई जब एक समान से चलेगा तो वो जड़त्व है ना भाई। जैसे आप काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, सो रहे हो तो सो रहे हो, है ना। तो ये वाला पॉइंट आप समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा अच्छा सवाल था दूसरा, खैर ये तो टफ सवाल था। टफ सवाल इसलिए था क्योंकि सामान्यतः काफी बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा तरह से जो है ये पूरा मेडिकल साइंस से था, है ना। तो खैर अब दे दिया है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज हो सकता है। ये कह रहा है कि एंथ्रोमाइसिन, वैसे भी आप जानते हैं कि एंथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये तो खैर सभी लोग जानते हैं, है ना। और ये भी जानते होंगे, लेकिन यहां पर ये वाली चीजों के बारे में काफी लोग नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन इनसे मतलब भी नहीं है ना। क्योंकि ये देखिए ज्यादातर चीजें जितनी भी बनाई जाती हैं बेटा वो फर्मेंटेशन से बनाई गई, फर्मेंटेशन से ही बनती। और यहां पर ये सबसे बड़ी चीज ये क्या लग दिया, इसे ये जो सैचरोपोली स्पोरा है,
ये इरिथ्रिया, इससे तो ये आपको आइडिया लग गया कि अच्छा यही वाला होगा, है ना। तो ये लिखे, क्या लिखा हुआ देखो, इससे बनता है और किण्वन द्वारा उत्पादित होता है, तो यहां पर ये लिख दिया कि किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं होता, यानी दिस वन इज रॉन्ग, है ना। बाकी और सब सही है, बाकी और सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन यही नहीं सही था, ठीक है। और यहीं पर देखिए, इसमें गलत पूछा गया है, ना कि सही वाला, ठीक है। तो ये यहां से ये कह रहा है नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपको आइडिया लगे। ये देखो, जिस तरह से आप देखो, ये क्या है, ये माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, यानी ये वाले भी बात सही है, माइक्रोसाइक्लिक यौगिक है तो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा यहां पर आपके सामने मैंने चार्ट रख दिया है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। माइक्रोसाइक्लिक तो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल में आपने देखा कि इसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाला चर्चा करें, अगर इस वाली चीज को आप देखें तो आपको ये देखने में क्या लग रहा है, ये तो अभी हाल ही में इसकी खोज हुई थी, है ना, हाल में इसकी खोज हुई। तो ये वास्तव में कहां पाया गया था, हाँ, ये कोइझर में पाया गया था। ये कोइझर जो उड़ीसा का है, आप जानते हैं कि ये, आप हमको कमेंट में बताएंगे कि कोइझर जो है वो किस धातु के लिए जाना जाता है या किस पदार्थ के लिए जाना जाता है, ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है ये, है ना। ये निमेटोड्स, आप जानते हो निमेटोड्स जो होते हैं वो जिसका एस्केरिस है, एस्केहेलमिंथीज होते हैं, या इसको हम लोग गोल क्रिम भी बोलते हैं। तो ये एक नई स्पीसीज खोली गई बेटा, है ना। नई स्पीसीज ये कहां पाई गई, ये यहां पर पाई गई, उड़ीसा के कोइझर में ही पाई गई, है ना, ये पाई गई है, ये बात सही है। अगर आप पढ़े होंगे इसको तो आप देखे होंगे। और यहां पर आप देखो, दूसरा ये कर रहे हैं कि इसका नाम जो है मालती मुखर्जी, नहीं, मालती मुखर्जी के नाम पर तो ये इसका नाम नहीं है बेटा, है ना। मालती मुखर्जी नहीं है, इसका नाम जो है वो किसके नाम पे है, अगर आप देखें तो इसका नाम क्या है, ग्रासोलेबियम धृति। तो ये धृति हैं, जो धृति मुखर्जी, हाँ, ये भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जेएसआई का उनकी प्रमुख रही हैं, निदेशक रही हैं, उन्हीं के नाम पे है, कि ना कि इनके नाम पे। ये हालांकि ये भी आप देख रहे हैं हैं मालती मुखर्जी, लेकिन वो नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है, धृति मुखर्जी के नाम पे। तो आप चाहें तो यहां पर देखिए, ये धृति लिखा नहीं है, हाँ? ग्रासोलेबियम धृति, तो ग्रासोलेबियम धृति इसका नाम है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जा रहा है, यानी दो रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो आपको कौन सा सही दिख रहा है, तो पहला वाला सही है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ये पुनर्चक्रण तो करते हैं, ये बदलते रहते हैं चीजों को एक तरीके से, है ना, खा पी करके दूसरा बदलते हैं, जिस तरह से आपका क्या वो करता है, वो केचुआ करता है, तो ये भी करता है वैसे, है ना, ठीक। ये देखो, ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विखंडन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परजीवी नहीं है ये, हालांकि नेमेटोड्स में ढेर सारे परजीवी भी होते हैं, प्लांट भी, एनिमल भी। और एनिमल में आपने देखा होगा जो स्कैरिस है, खतरनाक होता है, जो बच्चों में जब गंदी गंदी मिट्टी खाते हैं या गंदे जगह की मिट्टियां खाते हैं, या आप जैसे मूली गाजर ऐसे रगड़ रगड़ के खा लेते हो, धुलते उलते नहीं हो, तो आप देखते हैं कि मल के साथ में एक व्हाइट व्हाइट केचुआ जैसे निकलने लगता है, तो वही उसी फैमिली का ये भी है, उसी फाइलम का, ठीक है ना। तो यानी हमारा इसमें कौन सा सही होने वाला है, पहला वाला सही होना है ना, दूसरा वाला सही इसमें नहीं है, ठीक। तो पहला वाला इसमें सही होगा। आप यहां देख लीजिए, मैंने एक सारे चीज लिखा है, ये इस तरीके से होते हैं। आगे वाले अगर हम बढ़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बल पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर का होता है। मैंने एक एक चीजों के बारे में यहां पर बहुत अच्छे से बताया था, चारों फंडामेंटल बल के बारे में हमने बताया था, और हमने वहां पर बताया था कि न्यूक्लियर, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये स्ट्रांग होता है, इसका रेंज ज्यादा होता है, इसका रेंज बहुत कम होता है ना, इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो होता है, और सबसे कम जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मैंने ये चारों को अच्छे से बाखूबी समझाया था, आपके नोट्स में लिखा है वो, आप उसको जाके देखिएगा। तो हाँ, तो विद्युत चुंबकीय, आप देखिए विद्युत चुंबकीय यानी पहले नंबर पे नाभिकीय बल। और आपको ये चीज पता है, विद्युत चुंबकीय बल जैसे अगर आप देखें तो नाभिक के अंदर जो लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं, ढेर सारे न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो लगता है फोर्स, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इनके बीच जो लगेगा, आवेशों के बीच लगता है, वो होता है बेटा विद्युत चुंबकीय बल, या उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये रिपल्सिव है और ये अट्रैक्टिव है। अगर सोचो ये वाला ज्यादा हो जाता, अगर ये ज्यादा हो जाता तो कभी नाभिक बनता ही नहीं, कभी बनता नाभिक।
क्योंकि भाई आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को बाहर फेंकते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक जगह बना हुआ है, इसका मतलब कुछ तो है। क्या है? इसलिए स्ट्रांग ये माना जाता है, क्योंकि इनके बीच यानी जैसे घरों में मान लीजिए घरों में लोगों के बीच में तकरार है, लेकिन बाहर जो उसका मालिक है, कहा कि बेटा इधर से उधर हुए तो समझे रहना, तो इसलिए ये ज्यादा है। कौन कौन वाला? नाभिकीय बल, फिर विद्युत चुंबकीय बल, विकृतता, ये बात सही है, ठीक है ना। ये हमने यहां पर बना दिया, देखो ये बहुत कम हो जाता है बेटा, बहुत बहुत कम, यानी 10 टू पावर, अगर इसको एक माने तो ये इसके कंपेरिजन 10 टू पावर -36 के आसपास ऐसा ही है, मुझे एग्जैक्ट तो पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा तो ये वाला है ना। तो इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये देखो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल की मात्राओं में सही क्रम आपको ये मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन B12 के बारे में हमने अच्छे से पूरा बताया था, A to Z बताया था। हाँ, एक चीज यहां पर हमने आपको नहीं बताया था, वो बताया था कि कोरिन, है ना, हमने ये आपको दिया था नोट्स में, लेकिन हम पढ़ाते वक्त ये नहीं लिखाया था, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि हमने वहां कोरिन वलय को नहीं बताया था, है ना। लेकिन हमने एक चीज और आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमने हीमोग्लोबिन जो हीम है, हीम को और क्लोरोफिल को, हीम और क्लोरोफिल दोनों, जैसे हीमोग्लोबिन में ऐसे ही ठीक यहां पर क्या पाया जाए, जहां पर यह पाई जाए जैसे कोरिन वलय, हीमोग्लोबिन में ऐसे यहीं पर पाया जाता है क्या? आयरन। और क्लोरोफिल में यहीं पर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। सेम वैसे ही है ना। तो वहां पर उनको पोरफायरिन हम बोलते हैं, वो पोरफायरिन रिंग होती है, इसको कोरिन रिंग बोलते हैं, है ना। तो आप देखिए यहां पर कोबाल्ट होता है बीच में, क्योंकि कोबाल्ट ही में है, तो उसका नाम ही है क्या? कोबैलामीन या साइने कोबैलामीन, आप सुनते होंगे। तो यानी पहला वाला तो एकदम सही है, इसको तो कोई काट नहीं सकता, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि आपको सी वाला नहीं पता, तो पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला भी सही है, ए और बी, ये तो एकदम फिक्स है। मान लो इसका नहीं भी पता होता है, तो आप यहां से ये खोज लेते कि भैया ए और बी किस में है, तो देखो बी और सी इसमें है, तो ये वाला तो गलत, ए और सी इसमें है, तो ये वाला भी गलत, हमें बी चाहिए। इसका मतलब नहीं भी अगर पता होता बेटा, तो भी आप इसको ही लगाते, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एकदम कंफर्म था ना, एकदम कंफर्म था, और एकदम हमने एग्जैक्ट उसको बताया भी था, एक एक चीज लिखवाया भी था, और हमने विटामिन B12 का ढेर सारा दिखाया था, और हमने आपको बताया था कि इसको मुझे इसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तो हमको क्या कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, ये भी मैंने बताया था, है ना। इसलिए तो इसको हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा रहा। ये नीचे दो दिए गए कथन, हमने गॉस लॉ भी बताया था, गॉस लॉ भी बताया था, और ये भी बताया था कि कभी भी चुंबक के एक ध्रुव का अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है। एक ध्रुव का, एक कभी भी किसी भी चुंबक में एक ध्रुव नहीं हो सकता, ये मैंने पहले आपको बताया था, और देखिए इत्तेफाक से इस बार आ भी गया। यहां पर देखिए ये कह रहा है चुंबक स्थितिकी, यानी जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ की बात करते हैं, है ना। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि भाई अगर कोई आवेश किसी बंद बॉडी में है, तो हर जगह पर आप देखिए आवेशों की मात्रा इस तरीके से होगी, यानी यहां का जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो एक समान होगा, हर जगह पर क्या होगा? समान होगा यहां पर। और इस वाले केस में क्या कहा कि जो भी चुंबकीय फ्लक्स निकलता है वो एक तरफ से निकलेगा, दूसरी तरफ से खत्म, यानी पूरा एकदम शून्य हो जाता है। यहां पर चारों तरफ सब में बराबर, और यहां पर पूरा क्या है? शून्य, यानी जहां से निकलेगा वहीं पर चला जाएगा। यही बात तो कहा है, देखिए क्या कर रहा है भाई, ऐसा नहीं। और इसमें क्या है? इसमें तो बाहर निकल रहा है, कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है। यानी इसने बताया कि हर जगह पर अगर ये कोई बंद बॉडी है, तो हर एक पॉइंट पर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा? चुंबकीय नहीं, सॉरी, विद्युतीय फ्लक्स बराबर होगा। ये गॉस लॉ किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वहीं पर इसके लिए इन्होंने क्या कहा? ये देखो सेकंड वही लिखा है, चुंबकीय एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, मैं गाउस नियम क्रमशः इस प्रकार, यानी ये कह रहा है कि हमेशा जो होता है, जो भी उससे चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, उसका ओवरऑल मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता। क्यों? क्योंकि जितना यहां निकलेगा बेटा उतना यहां चला जाएगा, यानी ये पूरी एक लूप बनाएगी, आधी अधूरी नहीं रहेगी। और जब लूप बनाएगी तो भाई लूप बनाने के लिए एक कैसे आएगा भाई? एक कैसे हो सकता है? इसलिए एक चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता। तो इसका मतलब कौन सी बात सही है इसमें, आप बताइए, बोलो। क्लियर? तो यानी इसमें ए वाला सही हो जाएगा। क्यों भाई? पहला वाला सही हो गया इस वाले केस में, आप देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा आपको समझना था, है ना। मैंने आपको ये चीज तो ये बताया था, ठीक, ये चीज आपको हमने बताया था कि देखिए डीएनए या आरएनए बनाने में, डीएनए या आरएनए को बनाने में दो टाइप के नाइट्रोजनी क्षार आते हैं।
एक को हमने बताया था आपको, अगर याद हो, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन था। पिरिमिडीन ये मैंने आपको पूरी तरह से बताया था। और प्यूरिन में मैंने बताया था, प्यूरिन में एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है ना, एडेनिन ग्वानिन। और इसमें 3 होते हैं, क्या? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। मैंने आपको बताया था ये 2 रिंग वाले होते हैं, 2 रिंग वाले होते हैं, है ना। और ये 1 रिंग वाले होते हैं, ठीक। और 1 रिंग में ये है, यूरेसिल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लें, हालांकि ये थोड़ा सा था सवाल, ठीक ठाक सवाल था। तो इसमें ये यूरेसिल का है ना, ये यूरेसिल का है। आप अच्छे से, आरएनए में भी पाया, आरएनए में पाया जाता, डीएनए में तो ये पाया नहीं जाता। डीएनए में इसकी जगह थाइमीन होता है, ठीक है। ये सिंगल वाले होते हैं। नेक्स्ट, यहां पर अगर बात करें, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन को नियत वेग से तय करती है और फिर उतने ही बराबर दूसरा, यानी ये देखिए, यानी टोटल अगर हम देखें तो इसकी दूरी कितनी, भाई पहले में भी एक्स चल रही है, एक्स, और दूसरे में भी एक्स। यानी अगर पूरी दूरी देखी जाए, दूरी, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना हुआ, एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, 2x। हो गया कि नहीं हो गया, 2x हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो 2x हो गया, ये दूरी। और चाल क्या है, आप देखिए चाल क्या है, v1 एक की है और v2 एक की है। तो यहां पर समय देखो, इस पाने, यानी अगर हम पहले वाले में समय देखें यहां पर, यानी t1 बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, v1 बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं। इसके देखिए v1 बाई एक्स प्लस, यहां पर हम क्या लिख देंगे, v2 बाई एक्स, दोनों बराबर हो जाएगा यहां। और t1 ये हो गया और ये t2 हो गया, और ये t1 का हुआ और ये t2 का हो गया, t2 बराबर v2 बाई एक्स। ये इतना हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग हो जाएगी। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा कि नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2x बाई क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखिए v1 बाई एक्स प्लस v2 बाई एक्स। हो जाएगा, बोलिए, आसानी से आ गया, आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या होगा इसमें, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटा समय हमने क्या बताया, अरे भाई रुको, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा, दूरी बाई चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, समय। तो समय बराबर, अच्छा उल्टा लिख गया क्या, ओ माय गॉड, तभी मैं सोच रहा हूं कैसे गड़बड़ा रहा, ये उल्टा हो गया बेटा, थोड़ा आई एम रियली सॉरी। अरे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो इसको आप देखिए, तो अ, इसको मैं नहीं लिखता, पता नहीं क्यों भूल जाता हूं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, छोटा है लेकिन कभी कभी ये, इसको यहां लाएंगे तो दूरी कितनी है, एक्स बाई v1 और ये x बाई v2। तो यहां पर क्या हो जाएगा आप बोलिए, ये वही अला हो गया है, क्या लिख देंगे हम, x बाई v1 प्लस एक्स बाई v2, वही, यानी ये क्या है, कुल दूरी, ये कुल दूरी है और बटे कुल समय, तो दोनों कर लीजिए आप। अब इसमें से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो आप कॉमन ले लीजिए, ये 2x बाई एक्स और अंदर क्या, ये हो गया, x से x कैंसिल हो गया। और हम अगर इसको करेंगे, अगर, तो आपको पता है कि ये इस इन दोनों का करते हैं तो ये v1 v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे कर पाएंगे, यहां कर दूं मैं, यहां कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बट v1 v2 बाई v1 प्लस v2, है ना। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये V2 प्लस V1 ऊपर हो जाएगा और V1 V2 हो जाएगा। ठीक है, V1 V2 आप समझ गए होंगे। तो ये वाला अब ऊपर नीचे, इसका ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा 2V1 V2 भाई, ऐसे ही दिया, बना लेना होगा, समझिएगा। अरे यहां पर मैं भूल गया था। हाँ देखिए, अरे वही है, आप समझ पा रहे होंगे, चाल बराबर दूरी बटा तो सभी जानते हो। तो उस तरीके से ये क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जो कुल विस्थापन है, यहां विस्थापन की बात है, तो कुल विस्थापन है, तो कुल विस्थापन आप देख सकते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय। हम दूरी इसलिए लिखे हुए हैं कि हम लोग रट्टा मारे हुए हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय कर लीजिए, विस्थापन कर लीजिए, बातें की। ठीक है ना। तो यानी इसमें आपको कौन सा सही दिख रहा है, तो ये वाला सही है इसमें, देखो। ठीक है ना। तो आप ये वाला आप बना लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कुल दूरियां कैसी हैं, कैसे हैं। कुल दूरियां नहीं तो आप चाहे तो विस्थापन लिख सकते हैं, हमने दूरी लिख दी क्योंकि सीधी रेखा में है, तो आप दूरी भी विस्थापन भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये करें, एक प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम में ये वाली बातें हमने जब एसी और डीसी करंट पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि अगर सर्किट में अगर हम सिर्फ प्रतिरोध लगा दें तो क्या होगा, यानी इस तरीके से कि भाई मान लीजिए अगर यहां पर हमने कोई वोल्टता लगा दी, वोल्ट, और ये इस तरीके से करके हमने सिर्फ प्रतिरोध लगाया है। अगर सिर्फ प्रतिरोध लगाया, मान लीजिए आर का है, आर प्रतिरोध है, शुद्ध प्रतिरोध, ये कह रहा है कि अगर शुद्ध प्रतिरोध हो, तो प्रतिरोध में जो इसकी वोल्टता होती है, जो धारा होती है बेटा, वो दोनों एक समान होती है, इसका फेज बराबर होता है। यानी इसको अगर हम देखें तो इसमें और इसमें अगर आपने देखा होगा तो पोटेंशियल का हम लोग लिखते हैं V बराबर वी एम, लिखते हैं VM साइन ओमेगा टी। हालांकि ये चीजें आपको जानना है थोड़ा सा, कभी कभी E भी लिखते हैं, V लिख दो या E लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। I बराबर क्या होता है, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में धारा, यानी जब इसकी मतलब पीक पर पहुंच रहा है, यानी ये वोल्टता, ये वोल्ट है, वोल्ट जब एकदम पीक पे पहुंच रहा है तो उसी समय धारा भी पहुंच रही है, तो यानी ये समान फेज में होते हैं। तो देखो, यानी कौन सा शुद्ध अगर प्रतिरोध होगा तो समान फेज में होगा, क्योंकि वो साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर धारिता की बात करते हैं, तो धारिता क्या होती है, धारिता कुछ समय के लिए आवेश को यानी चार्ज करेगी, इसलिए वोल्टता थोड़ा सा पीछे रह जाती है, क्योंकि जैसे ही उसमें वोल्ट पहुंचता है, उसमें आवेश पहुंचते हैं, वो क्या करती है, धारिता का काम है स्टोर करना, तब तक तो करंट आगे बढ़ जाती है, बस ऐसे समझ लीजिए। यानी इसमें क्या होता है, प्लस π/2 हो जाता है ना, π/2 हो जाता है। जैसे यहां पर है ना, तो जैसे आप ये कर सकते हैं, V बराबर यहां पर भी VM साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी यानी थीटा होता है, थीटा मतलब कितने फेज से है ज्यादा। ठीक, तो I बराबर क्या हो जाता, I बराबर होता है IM साइन थीटा और साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये होता है। खैर, यानी 90, ये क्या है, देखो ज्यादा है, क्योंकि ये रोकेगा किसको, आवेश को। आवेश स्टोर करता है ना, तो आवेश तो कहां से आता है, विभवांतर से, तो आवेश को रोकेगा, कुछ टाइम के रुका, तब तक धारा आगे बढ़ गई। तो इसलिए 90 डिग्री आप देखें तो आप यहां से देखिए बेटा, ये यहां पर जब ये 0 पे आ रहा है तो देखिए ये पीक पे जा रहा है, यानी जब धारा, अगर आप देखें, देख रहे हैं ना, ये आगे यहां पर आ गया, ये जब 0 था तो ये एकदम पीक पे था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जब 0 पे, अच्छा ये इधर से देख लो, ये जब 0 पे आ गया तो ये पीक पे है, तो यानी धारा इससे क्या है, देख रहे हैं ना, यहां धारा थोड़ा सा 90 डिग्री आगे है। क्लियर, समझ गए ना, तो 90 डिग्री आगे ये चल रही है, और ये यहां से आती और ये यहां से चल रही है, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। और अगर प्रेरकत्व है, विद्युत धारिता का मतलब है कि जैसे आप यहां पर ये लगा दीजिए, जैसे ये यहां पर संधारित्र जब आप लगाते हैं, संधारित्र जिसको आप फैरेड, जिसका मात्रक होता है फैरेड, उसका ओम होता है, आप जानते हो। प्रेरकत्व मैंने आपको अच्छी तरह से जब बताया था, सेल्फ इंडक्शन, याद आ रहा है, सेल्फ इंडक्शन बढ़ाते वक्त हमने बताया था ये प्रेरक। तो इसमें क्या होता है, चूंकि ये एसी जब करंट चलती रहती है, तो एसी करंट चलती है, तो बेटा इसमें एक इंड्यूस्ड करंट छोटी सी पैदा हो जाती है, मैंने आपको बताया था, याद हो अगर स्वप्रेरण के समय। तो इसमें अच्छा, जब ये धारा इधर से एक बार और एक, अरे भाई
जो एक करंट इधर से जा रही है और थोड़ी सी करंट इधर से भी आ रही है, आप अगर देखिए तो इधर से और इधर से ये जो करंट आ रही है इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी यहां पर एक चीजें होगी कि ये जो इधर करंट जा रही है करंट को रोक रही है, लेकिन ये विभवांतर को तो नहीं, यानी इसमें धारा क्या हो गई, इसमें धारा पीछे हो गई, है ना, इसमें धारा क्या होगी, इसमें पीछे हो गई। देखो जस्ट इसका उल्टा 90 पीछे हो गई, यहां पर ये दोनों चल रही, ठीक है, ये आगे हो गई और वो अभी बेचारी क्या है, पीछे 90 डिग्री आगे से चल रही है और ये 90 डिग्री अभी पीछे से, ठीक है, ये है पीछे जो गाढ़े रंग की दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप यहां समझ पा रहे हैं, यानी इसको जोड़ सकते हैं। और लास्ट वाला एलसी, अब आर एल सी मतलब जिसमें ऐसा हो जिसमें हमने तीनों जोड़ दिया, यानी एक ऐसी सर्किट है जिसमें हमने क्या जोड़ा है, इंडक्टेंस जोड़ा है, ये जोड़ा है और रेजिस्टेंस जोड़ा है ना, तो ये रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया, तीनों जब जुड़े होंगे तो कौन होगा, तो डिपेंड ये करता है कि उसमें भाई कैपेसिटर की ज्यादा कैपेसिटी है या इंडक्टेंस इसका ज्यादा है। अगर इनमें से अगर मान लीजिए ये वाला ज्यादा हुआ, अगर इसका ज्यादा प्रेरकत्व हो गया तो धारा पीछे हो जाएगी, और अगर इसका ज्यादा हो गया तो धारा आगे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इतनी ही पॉइंट आपको यहां दिखाना है, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसका तो मेरे पास एक छोटा सा वीडियो भी है, मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया ये, तो हमने जब दिखाया था, जब पढ़ाया था तो उसमें तो ये था ही, कहां गया, मैं आपको दिखा देता हूं, छोटा सा है ये, इलेक्ट्रिसिटी में ही करंट एंड वोल्टेज का डिफरेंस, यहां पर आप देखो एक छोटा सा क्लिप है, आप देखिए इस वाले केस में हमने आपको ये दिखाया भी था अच्छे तरीके से। इंडक्टर अगर है तो ये, जैसे ये देखो इंडक्टर है बेटा, तो इंडक्टर है तो देखो, देख रहे हो ना कौन पीछे चल रहा है, इंडक्टर है तो धारा क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, धारा 90 डिग्री पर क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है ना। और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो देखो दोनों बराबर एक साथ चल रही, दोनों ऊपर गई, है ना, करंट भी ऊपर जा रही है और ये दोनों एक साथ, दोनों पीक पर समान पहुंचते हैं। और अगर ये होता है तो आपको पता है कि वहां पर रुक जाएगा कौन, यस, ये देखो इसमें धारा आगे बढ़ गई, फिर उसके बाद पीछे चल रही है, यानी धारा आगे और ये पीछे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके के आप अगर आप देखे होंगे तो आइडिया लग गया होगा कि ऐसा भी इसमें होता है। खैर हम लोग आते हैं आगे वाले डिस्कशन पे, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो, तो इसमें कौन सा सही होगा, यानी शुद्ध प्रतिरोध अगर है तो धारा और वोल्टता समान फेज में होंगे, यानी आर का ये वाला सही हो जाएगा, है ना, आप पहले का क्यू सही हो जाएगा। अगर शुद्ध धारिता है तो धारा वोल्टता से 9 आगे रहेगी, इसका ये सही हो जाएगा। अगर प्रेरकत्व की बात करें, प्रेरकत्व है तो धारा और वोल्टता समान फेज, अच्छा समान फेज में भी हो सकते हैं, यानी ये इसकी बात कर रहा है। मैंने आपको क्या, समान फेज में भी हो सकता है, अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो जाएं तो समान फेज में है, और अगर अगर मान लीजिए कि ये कम ज्यादा हो जाएगा तो ये अलग भी हो जाएगी, तो या नहीं भी धारा वोल्टता, है ना, नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा है कि संधारित्र ज्यादा है। फिर आरएलसी वाले में तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, तो ये मिला लीजिए कौन सा सही है, पहला का क्यू, पहले का क्यू कौन है, यहां दो दो हैं, पहले का क्यू है और दूसरे का पी है, यानी फर्स्ट करेक्ट, देख लेना मिला लेना ऐसे, क्लियर? तो ये है, हाँ ठीक है, अगर आप इसको पढ़े हैं तो अच्छे से कर जाएंगे, नहीं तो इसमें दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि ये सब जब 11वीं 12वीं में आप अगर पढ़ रहे होंगे तो ये सब रटवाया जाता था, है ना, एलसीआर सर्किट का, है ना, फिर उसमें दो दो सर्किट मिला, दो दो मिला दी जाती हैं, जैसे ये शुद्ध है तो वहां पर सी और आर को मिला दिया जाता है, एलसी को मिला दिया जाता है, वो सर्किट भी तो दोनों के हिसाब से वो बन जाता था। खैर तो फेज आप समझ गए। तो सबसे आगे यहां पर देखो ये आगे है, जो आगे है इसमें ये वाली कौन है, ये धारा है, क्योंकि इसमें धारा आगे है, और ये वाली पीछे है तो ये क्या है, ये वोल्टता है, ठीक है। और इसमें देखो, ये देखो वोल्टता क्या है, ये आगे है, और धारा इसमें क्या है बेटा, पीछे है, तो ये क्लियर। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, ये इसमें आगे हो गई नहीं, ये पहले ये आ गया, इस केस में देखो वोल्टता आगे आ गई और धारा नहीं, इस वाले में
ये वोल्टता हो जाए, ये धारा हो जाएगी और ये वोल्टता हो जाएगी जो आगे गया है। नेक्स्ट, इसको तो आपको रट्टा ही मारना पड़ता, इसको तो आपको रट्टा मारना पड़ता। यहां पर क्या है आप देखिए, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है, केवल बिथेराइट, ये दोनों बेटा बैराइट है ना, बैराइट और बिथेराइट ये दोनों आप देख सकते हैं, एक सल्फर का और एक कार्बोनेट का ये अयस्क होता है। आपको ये पढ़े होंगे तो याद होगा, जैसे केमिस्ट्री में हमने इसको बताया था, तो ये दोनों बातें सही है ना। नेक्स्ट, यहां पर ये आदर्श गैस जब आप पढ़ते हैं तो पीवी बराबर आरटी का वो आपने देखा होगा, तो यहां पर इसने एकदम निर्देशांक दे दिया है, देख रहे हो ना। अब इस निर्देशांक को आप इस तरीके से स्पष्ट कर लीजिएगा कि कौन कहां पर निर्देशांक, और इसका हमको एरिया निकाल लेना है। और अब पूरा एरिया निकालेंगे तो जो आ जाएगा, तो आप देखिए जो आएगा क्या आ जाएगा, आप यहां देखिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 3 पीवी आ जाएगा, तो 3 पीवी यानी ये वाला सही है। तो ये सही बात भाई, निर्देशांक अगर आप निकालना जानते हैं तो आसानी के साथ में आप निकाल पाएंगे पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर आप इसका जानते ही हैं एरिया निकालना, तो एरिया निकाल करके आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये ठीक सवाल था ये भी। अब यहां पर आता है, निम्नलिखित में से लेंस और दर्पण का उपयोग अगर हम बात करें तो कहां पर किया जाता है। अगर हम देखें तो दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, लेंस का उपयोग कहां किया जाता है, इसकी भी अगर हम चर्चा करें तो अवतल दर्पण कहां पर यूज होता है भाई। अब ये हम ये मिलाइए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, ये देखिए सेविंग मिरर में करते हैं कि नहीं, यानी अवतल दर्पण का एस पे, यानी एस पे आ गया। उत्तल दर्पण का हम लोग कहां पर यूज करते हैं भाई, उत्तल दर्पण का यस वाहनों के पीछे करते हैं, यानी आर हो गया, तो चलो ये सही है, आर आ रहा है। और उत्तल लेंस का उपयोग कहां पर करते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में करते हैं, नहीं तो कहां है कहीं दूर दृष्टि दोष, तो कहां दिख रहा है, अच्छा कैमरों में लिखा हुआ है, तो कैमरों में हम यहां पर कर देते हैं, है ना। अवतल लेंस का हम लोग मायोपिया में करते हैं, ठीक है, तो पहला वाला सही है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये तो खैर मैंने यहां पर बना दिया, देखो अवतल दर्पण का हम सेविंग मिरर के लिए करते हैं, इसका हम प्रोजेक्टर के लिए करते हैं, उत्तल दर्पण का रियर व्यू मिरर, और अवतल दर्पण का हम लोग मायोपिया वगैरह कम में करते हैं। यहां पर तो हमने एक एक पॉइंट बता ही दिया है, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब इस वाले में भी ये सबसे बढ़िया सवाल था और अच्छा सवाल था, और इसको मैंने एक एक पॉइंट को हमने बताया था, पूरा का पूरा रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने प्रत्यानयन बल के बारे में हमने समझा जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये आपको बताया था कि कहां पर इसकी सर्वाधिक होती, जैसे इस वाले केस पे पहुंचता है तो यहां पर इसका सबसे ज्यादा क्या होती है, फोर्स भी, सब प्रत्यानयन बल भी ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको झूला को लेकर के बताया था कि झूला को यहां पर रखते हैं तो फिर कैसे होता है, तो चूंकि यहां पर इसका क्या होता है, यहां से जब ये पहुंचेगा तो एक फोर्स यहां पर लग रहा होता है ना। और हाइट यहां से आप देखेंगे सबसे ज्यादा हाइट इसकी हो जाती है, इस वाले केस में यहां पर हाइट ज्यादा तो स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, लेकिन यहां रुका हुआ है तो वेग क्या होगा, यहां पर शून्य होगा, ठीक है। सेम वहां पर भी वही है अत्यधिक ऊर्जा, लेकिन इस वाले केस में यहां पर अधिकतम वेग होता है तो इस वाले केस में, और यहां पर अधिकतम प्रत्यानयन बल होता है, बल यहां सबसे ज्यादा, ठीक है। तो चरम स्थितियों में होता है अधिकतम नहीं, ठीक है। तो यानी कौन सा ये सही बता रहे हैं, ये कह रहे हैं सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थिति पर अधिकतम होती है, ये बात तो सही है भाई, क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है वहां पर, है ना। दूसरा, चरम स्थिति पर कण का वेग अधिकतम होता है, नहीं चरम स्थिति पर, अब उसके बाद आगे बढ़ेगा नहीं, अब तो पीछे आएगा, चरम स्थिति पर यहां पर सबसे अधिकतम वेग होता है, यानी ये वाली बात गलत है। यानी इसमें कौन सा सही है, ए तो सत्य है लेकिन ये वाला असत्य, आर असत्य है, ठीक है। तो इसमें बी हम लोग सही कर लेंगे, यहां पर मैंने आप बना दिया, आप देख दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के बारे में तो हमने आपको बताया ही था, ये देखो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोरिन रिंग, वैसे ये भी है, देखो ये इसको हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, ये जिसमें रहता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि क्वाटर्नी टाइप की प्रोटीन है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आयरन बना होता है इसके सेंटर में, और इसका काम होता है ऑक्सीजन का कैरी करना, इसलिए आयरन है बीच में, ठीक। ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो एक एक चीजें लिखे ही हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जब तापमान बढ़ता, इसको मैं जब बता रहा था तो आपको अच्छी तरह से बताया था कि 3 चीजों के बारे में बताया था कि आयन, जैसे बैटरी में तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, चालक का बढ़ता है तो क्या होता है, और अर्धचालक का बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है ना।
तो आप यहां देखिए, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम प्रतिरोध, ये देखिए ये क्या है, ये चालक का, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा बेटा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ने पर, हमने बताया था लंबाई बढ़ने पर, हमने बताया था, है ना, मोटाई के कम होने पर, सारे के सारे में हमने बताया ही था इसको। तो तापमान बढ़ रहा है तो ये देखो ये, लेकिन इसका क्या होता है बेटा, ये घटता है, यही इसकी क्वालिटी है, और इसीलिए अधिक तापमान पर ये अच्छा काम करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए तापमान बढ़ने पर अर्धचालक में सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे आवेश वाहक बढ़ते हैं। या हम लोग, आपको पता है कि जब हम अर्धचालक को हम जब ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या इंप्योरिटीज मिला देते हैं, है ना, इंप्योरिटीज मिला देते हैं ताकि वो या तो तापमान हम बढ़ा दें या उसमें इंप्योरिटीज मिला दें तो वो काम करने लगता है। तो यानी कौन सा है, अर्धचालक का रोधक क्या होता है, घटता है, जबकि चालक का रोधकत्व मतलब वही रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, तो यानी पहला इसमें सही है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, क्यों भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर ये कह रहे हैं, क्या करें कि नीचे दो दिए कथन, एक में अभिकथन ए है, एक दूसरे को कारण कहा गया है, मतलब ए है और दूसरा कारण है एक। तो इसमें वो वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। रस मतलब ये यहां पर इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है, रसारोहण, इसको हिंदी में हम बोलते हैं रसारोहण। तो रस का आरोहण होता है, तो ये एक चूसक दाब लगाता है, चूसक दाब, यानी भाई ये खिंचाव वहां से लगता है, तो उसकी वजह से यहां पर परासरणी दाब मेंटेन हो जाता है। तो ये बात तो सही, वाष्पोत्सर्जन रस के उठने में सहायक होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणी दाब बढ़ा देता है, और जब परासरणी दाब बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है ये सारा का सारा क्या होगा, अंदर से चला, यानी जाइलम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक तरफा काम करता है ना, ऊपर की तरफ काम। यहां पर देखिए परासरणी दाब क्या हुआ, ये बढ़ रहा है, तो यानी ये बात तो सही है ना, जड़ों में परासरणी दाब, यानी पहला वाला बात यहां पर ये सही है कि वाष्पोत्सर्जन में रस ऊपर उठता है, वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणी दाब क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये पुल बढ़ जाता है। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट भाई, परासरणी दाब का मतलब हुआ कि अब इसके बीच आसानी के साथ में यहां से दाब बढ़ा तो ये इसको आसानी से क्या होगा, खींच लेगा अंदर। ठीक, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिए ये कह रहे हैं दो, यहां ये तो खैर बहुत सिंपल सवाल था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, अंतरिक्ष यात्री ए, एक ए है, अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है, यानी ये ए है जो चिल्ला रहा है ना, और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है और प्रकाश संकेत भी भेज रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हालांकि यही प्रकाश भी भेजता, चिल्लाता भी है, यहां पर दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बताना चाहते थे कि ये प्रकाश तो चलता है लेकिन ध्वनि नहीं चलती, है ना। तो एक अंतरिक्ष यात्री ए से निकलने वाली ध्वनि और प्रकाश दोनों समान वेग से अंतरिक्ष बी तक पहुंचेंगे, ये करें यहां तक पहुंचेंगी क्या, बराबर दोनों पहुंच जाएंगी, नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम नहीं। अगर मान लीजिए ये दोनों एक साथ ऐसे जलाते तो नहीं पहुंच पाता, मान लो हमने इनको दे दिया कि इनकी आवाज नहीं जाएगी, उनकी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप सही है, ये तो सिंपल है खैर, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं, और ये कैसी तरंगे होती है, गैर यांत्रिक तरंगे होती हैं, गैर यांत्रिक। अगर यांत्रिक तरंगे हैं, गैर यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंगों के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, और गैर यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए तो वो तो पहुंच जाएगा लेकिन ये नहीं पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है जब, अतिक्रांतिक द्रव, अतिक्रांतिक द्रव कब बनेगा भाई, ये कह रहे हैं कि अतिक्रांतिक द्रव कब बनता है, ये सही नहीं लिखा है,
क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पहले आप समझिए। यानी क्रांतिक दाब क्या चीज होता है, पहले आप अगर आप जानते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई क्रांतिक दाब क्या चीज होता है, क्रांतिक ताप, अतिक्रांतिक द्रव। अतिक्रांतिक द्रव का मतलब होता है कि क्या लिखा है इसमें, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से बहुत नीचे गर्म किया जाता है। नहीं, किसी पदार्थ को पूरी तरह जला दिया जाता है, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। आप देखिए बट क्रांतिक ताप यहां पर ये देखिए, एक तो एक ट्रिपल पॉइंट आपने देखा था, ये एक जिसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं, आप जानते होंगे त्रिक बिंदु, जहां पर किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, है ना, वो ताप दाब का होता है। यानी क्रांतिक द्रव कब होता है, क्रांतिक द्रव में दोनों क्वालिटी होती है बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। यानी ये गैस की तरह भी व्यवहार करता है और लिक्विड की तरह भी करता है। गैस की तरह क्यों, क्योंकि गैस की तरह इसमें ना विसरण की क्रिया होती है, अगर खोल दो तो ये फैलेगा, है ना। और द्रव की तरह क्यों, क्योंकि द्रव इसमें भी घनत्व होता है, तो घनत्व भी है और इसमें क्या कहते हैं, फैलता भी है, तो इस कारण से इसका है। ठीक है, तो ये किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म कर, बिल्कुल उसके ऊपर गर्म करने पर, क्योंकि क्रांतिक ताप का मतलब क्या होता है कि वह अधिकतम ताप जिस पर किसी भी गैस को लिक्विड में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आया। यानी मान लो अगर कोई गैस है बेटा, कोई भी गैस है, XYZ एक्स गैस है, और इसको मान लीजिए कि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये क्या होती है, ये लिक्विड बन जाती है। क्या बन जाती है, लिक्विड बन सकती है। तो अगर हम इसको 11 डिग्री कर दें, 11 डिग्री से, तो कितना भी आप इसमें दाब लगा दीजिए, ये कभी भी द्रव नहीं बनेगी। तो यानी ये इसका 10 डिग्री क्या हो गया, क्रांतिकता। इससे नीचे रहेगा तब तो लिक्विड बन ही जाएगा, लेकिन इससे अगर ऊपर हो गया तो वो दाब नहीं बनेगी। तो ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर है जिसके नीचे, मतलब जहां तक ये क्या बन सकता है, द्रव बन सकता है। अगर उससे ऊपर हो गया तो आप कितना भी दाब लगा लीजिए वो कभी भी द्रव नहीं बनेगा, उसी पर जाकर के ये बनता है। यानी ये क्या हो गया, क्रांतिक ताप से क्या हो गया, ऊपर हो गया ना। क्रांतिक ताप से जब ऊपर ये करा तो ऊपर होगा, तभी ये क्या होगा, अतिक्रांतिक द्रव बनेगा, नहीं तो द्रव बन जाता। अगर क्रांतिक ताप से ऊपर नहीं होता है तब तो वो द्रव बन जाता ना। तो इसलिए ये पॉइंट है बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यानी ताप और दाब का दोनों का ये मिक्सचर रूप होता है। इज दैट क्लियर। तो ये वाला बात सही है। नेक्स्ट, अगर आप हालांकि आप जानते हैं कि हमने यहां पर जितने भी सवाल किए थे, हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से सवाल, ठीक ठाक सवाल थे। अगर आपने सही से तैयारी की होती ना तो लगभग लगभग तो सारे क्लियर हो ही जाते। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल रहे, न्यूमेरिकल एक भी नहीं रहा, तो कॉन्सेप्ट को तो हमने एक एक को पढ़ा है। यहां पर बात करते हैं निम्नलिखित में ग्लाइकोलिसिस। मैंने पूरा रेस्पिरेशन जब पढ़ाया था, पूरी ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल और इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी हमने एक एक बात बखूबी आपको समझाई थी। अगर आपने गौर किया होगा तो वो आपको याद होगा, और मैं वहीं से ये सब काट के ला रहा हूं। इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सीधे कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था ऐसे बना करके, अगर आप देखे होंगे तो मैंने कहा कि ऐसे जैसे ब्लड वेसल से अगर आप देखें तो यहां से जब पहले ग्लूकोज आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, जैसे ही ग्लूकोज यहां पहुंचता है तो ये ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है, और 2 एटीपी का हमको फायदा भी होता है। अब पायरुविक एसिड कहां पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी हमने बताया था, अगर आपको याद हो, अगर याद हो। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में तब पहुंचेगा जब ये ऑक्सीजन यहां पर पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन यहां पर अगर ये आ गया तो अब यहां पर होती है क्रेब्स साइकिल। याद आ रहा है, क्रेब्स साइकिल कहां होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। और इसके लिए देखो किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और इसको मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक, आक्षीय और अनाक्षी दोनों प्रकार के श्वसन में इसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों में इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है ना। एक सेकंड में पानी पी लूं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही। तो इसलिए क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है कहां पर, और कई एंजाइम लगते हैं, 10-11 एंजाइम लग करके इसको तोड़ते हैं, तब जाकर के जो है वो, उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म में होने वाला है। देखो इससे हमको क्या हुआ, देख रहे हैं, हमको 2 एटीपी का फायदा हुआ, चूंकि इसमें हालांकि बनता तो 4 एटीपी है, लेकिन 2 एटीपी यहां पर क्या हो गया था, यूज हो गया था। इसलिए फाइनली अगर ये देखें तो ये क्या हो रहा है, ये 4 एटीपी लगी है, एटीपी 4,
लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये 2 तो हमको मिल गई। तो बोलेंगे हमको कि सॉरी, लगा 2 था, उल्टा बोल गया मैं। 2 लगा था और ये 2-2 करके 4 मिल गए थे हमको। 2 लगा यानी यूज हुआ इसको तोड़ने में, और हमें 4 मिल गया, तो हम बोलते हैं शुद्ध हमें 4 का लाभ हो जाए, शुद्ध हमें 2 का लाभ होता है, ठीक है ना। और ये आगे चल करके वहां काम करेगा, वो भी बनाता है। तो इसमें बताइए क्या है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो पायरुविक एसिड करता है, पायरुवेट करता है, आगे चल के ये टूटता है। नेक्स्ट, अनुवांशिक के जनक, आप जानते हैं इनको, अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको कहा जाता है भाई, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इन्होंने ही अपने 3 नियम दिए थे, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और अब जो स्वतंत्र व्यूहन का नियम, असॉर्टमेंट जिसको आप बोलते हो। तो आप यहां देखते हैं, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तीनों। पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपको हमने अभी बताया था, जल के द्वारा, ये ऊपर की तरफ ये जा रहा है, जल तो जाइलम के द्वारा ही होता है। कैम्बियम तो उसकी सेकेंडरी वृद्धि करता है, द्वितीयक वृद्धि में काम करता है, और फ्लोएम फूड मटेरियल को लेके जाता है। इसी साथ ये फ्लोएम भी दे दिया। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? स्रोत और सिंक के बीच परासरणी दाब का अंतर, केवल जाइलम के मध्य, है ना, शर्करा का सक्रिय, हाँ, शर्करा का सक्रिय परिवहन, सिंक से स्रोत की ओर, केवल परिवहन गुरुत्वाकर्षण, नहीं। देखिए, स्रोत हम किसको बोलते हैं? जहां पर शर्करा का निर्माण होता है, जैसे पत्तियां, पत्तियां यहां पर क्या हो जाती हैं? स्रोत हो जाती है। आप देखिए, ये पत्तियां क्या है, इनको हम स्रोत, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहां पर होता है, और फोटोसिंथेसिस जब यहां पर होता है तो जो फूड मटेरियल बनता है, फिर फ्लोएम के द्वारा उसके शरीर के हर पार्ट में जाता है, यानी सिंक में जहां उसकी जरूरत होती। तो स्रोत और सिंक के बीच, अच्छा, इनका आवागमन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो परासरण के द्वारा। भाई आपको पता है कि हर जगह पे आना जाना तो परासरण के कारण होता है, तो बिल्कुल होता है। तो सिंक के बीच परासरणी दाब में अंतर के कारण होता है ना। अगर इनके दाब में दाबांतर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। यहां पर देखिए, जाइलम विरुद्ध, जबकि फ्लोएम स्रोत और सिंक के बीच दबाव के आधार पर दोनों दिशाओं में जाता है। समझ में? ये सिर्फ केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, और केशिकत्व बराबर बना रहता है क्योंकि ये फ्लो बना रहता है, वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव, जिसको पुल कहते हैं, है ना, इसको पुल बोलते हैं। तो ये रसारोहण की क्रिया में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने वहां पर भी आपको बताया, अभी चर्चा का है ये अच्छी से बात। अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजेदार समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चले हम, यहां पर भी एक सवाल है जिसको आप देखिए, उपरोक्त अपक्रिया निम्नलिखित में से, हमने आपको उस समय बताया था, जल गैस भी बताया था, और नाइट्रोजन के साथ बनने वाली प्रोड्यूसर गैस, दोनों गैसों के बारे में हमने अच्छी तरह से समझाया हुआ था, है ना। तो इसको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तो आप यहां देख रहे, ये जल गैस की बात है भाई, और किसी का नहीं, ठीक। तो इस ये जल गैस का है, कोयला गैस से हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए, इसका हम लोग बनाते हैं, जल और कोयले के साथ में जब अवक्रिया होती है तो ये आपका बन जाता है जल गैस। तो ये जल गैस है, वैकर और जिंगलर नाटा प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ध्रुव मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ध्रुव मोज़ेक मॉडल किसने कहा था? ये कहा था सिंगर और निकोलसन। मैंने एक एक पॉइंट इसको लिखवाया था। ये क्या थी? इन्होंने एक बताया था कि ठीक ये वैसे ही होता है जैसे मोज़ेक होता। मोज़ेक मतलब समझते हैं कि नहीं? मोज़ेक का मतलब है कि कोई भी वस्तु है, उसके बीच में कोई दूसरी वस्तु जगह जगह में धंसी हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी फर्श बनाई जाती है तो छोटी छोटी काट 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 के गिट्टियां बना दी जाती, भरी जाती हैं, है ना। तो वो मोज़ेक की तरह होता है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड और फास्फोलिपिड और प्रोटीन, ये क्या है? ये प्रोटीन है, प्रोटीन। ये सारा, और मैक्सिमम पार्ट कितना किसका बना होता है बेटा? फास्फोलिपिड का, फास्फोलिपिड। तो ये सारा फास्फोलिपिड का बना होता है, और बीच बीच में ये प्रोटीन भरे होते हैं। तो ऐसे ही लगता है जैसे मान लीजिए कि आप अगर फर्श पे देखें तो फर्श में आप देखे होंगे बड़े बड़े पत्थर को काट करके उसको फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, ऐसे मिला दिया जाता है। तो उसमें ऐसा लगता है बीच बीच में पत्थर चमचमा रहे हैं और पूरा सीमेंट भरा हुआ रहता है ना। तो ऐसा ही ये दिखता है। तो इसी को ये बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब ये ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, थोड़ा इस तरीके से ये करता रहता है। मैंने आपको वहां बताया, पूरा एक एक चीज लिखवाया था मैं, समझ पा रहे ना, एक एक चीजें हमने लिखवाया था। निकोलसन साहब के बारे में भी हमने बताया था, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी हमने बताया था, ठीक। रॉबर्टसन, वाटसन, की हुक, ये सब जानते हो आप। अब यहां पर ये वाला सवाल थोड़ा सा, इस वाले सवाल में भी हमने चर्चा की थी जब हम मियोसिस पढ़ा रहे थे।
जब मियोसिस की बात किए थे तो वहां पर थोड़ा सा बात हुई थी, अलग से इसको जेनेटिक्स में नहीं पढ़ाया था मैं, क्योंकि जेनेटिक्स वाला टॉपिक हम लिए नहीं थे। तो जब मैं ज्यादातर क्या करता हूं कि जब पढ़ाते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, तो उसी समय हम लगभग लगभग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इस पे, जो कि हमारा कवर हो जाता। अभी तो पता नहीं था कि भाई कि थोड़ा सा ये इस लेवल के आएगा, इसलिए खैर बच्चे तो हमने सारे एलील्स के बारे में समझाया ही था। हाँ, ये उसका जो फिनोटाइप है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फिनोटाइप रेशियो है ना, जीनोटाइप रेशियो नहीं है ये, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, 1:2:1। आप अगर देखें तो दो एक जैसे हैं, ये तो 1:2:1 ये जीनोटाइप है। तो हम फिनोटाइप की यहां पर बात करें, ये गिरगरजान मेंडल साहब हैं, ये प्रभाविता का नियम दिए थे कि जो प्रभावी होता है वही क्रिएट करता है, वही बनाता है। दूसरा पृथक्करण का, इन्होंने कहा कि देखिए अभी तो सही है, लेकिन गैमेट्स जब बनेंगे तो गैमेट्स में, यानी जब मियोसिस होगी, याद रखना बेटा, जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये अलग अलग एलील्स हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग एलील्स हो सकते हैं। और स्वतंत्र व्यूहन का नियम का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, तो डीएनए में एक जीन होते हैं या कई जीन होते हैं, कई जीन होते हैं। और मान लीजिए और एक डीएनए इधर, तो इनके बीच किसी का भी लेन देन हो सकता है, इससे इसका हो सकता है, इससे इसका हो सकता है, या इसी के बीच हो सकता है। यानी लेन देन जो होता है, जीनों का लेन देन जो होता है, वही बोलते हैं स्वतंत्र व्यूहन, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये किसी से भी ले सकते हैं। खैर आइए हम यहां पर पढ़ते हैं क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमेट एक लक्षण के लिए दो एलील्स प्राप्त, दो एलील्स कैसे प्राप्त करेगा, गैमेट में तो एक ही होता है, गैमेट जो होता है वो क्या होता है, एक होता है। यानी जब मियोसिस होती है तो आप देखते हैं कि उसमें दो एलील्स कहां होते हैं, एक एलील्स होते हैं, यानी एक मां से और एक पिता से जो मिला। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास दो एलील्स हैं, जैसे एक टी है और ये, तो जब ये गैमेट बनेगा तो एक ही एलील्स जाएगा ना, एक एलील्स इसमें जाएगा, एक एलील्स इसमें, दोनों कैसे चले जाएंगे, दो एलील्स तो उसके पास ही है मान लो, तो दो एलील्स नहीं एक एलील्स आता है, यानी ये वाला क्या हो गया, ये सरासर क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, दो एलील्स नहीं प्राप्त होते, एक एलील्स होता है, ठीक है। तो पहला वाला तो भाई क्या हो गया, गलत हो गया। अब वैसे भी देखेंगे तो और सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखें, अच्छा ये अच्छा दूसरा गलत है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ पला नहीं, पला तो सही है, हाँ हाँ पला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो इसमें देख लीजिए जिसमें दूसरा नहीं है, तो किसमें दूसरा नहीं है, दूसरा वाला। तो दूसरा देखो, अब पहले वाले में भी दूसरा नहीं है, तो देखते हैं शायद ये सही हो सकता है। एक संकरित मोनोहाइब्रिड, यानी जब एक ट्रेट में बात करेंगे, जैसे लंबाई के लिए कर लें, जब मोनो, अगर एक लक्षणों को लेकर के हम अगर किसी में क्रॉस कराते हैं, उसको ध्यान देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। बट ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोहाइब्रिड। मोनो एक संकरित है, और जब इनसे कराते हैं तो पहले में ये मिलता है 3:1 मिलेगा। यानी इस तरीके से अगर आप क्रॉस कराते हैं तो आप देखिए इस तरीके, मोनो ये क्या बोल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड, शुद्ध नहीं है, ये हाइब्रिड है। अगर ये शुद्ध होते तो क्या होता, जैसे मान लीजिए अगर ये शुद्ध होते बेटा, तो शुद्ध के लिए भी हम लोग चेकर बोर्ड ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जैसे यहां पर बना हुआ है। इस वाले पार्ट को अगर आप देखें तो यहां पर अगर शुद्ध वाले की बात करते हैं तो ये इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे डबल टी वाला और छोटा टी वाला। तो यहां पर अगर छोटा टी हो जाता, यहां डबल टी हो जाता, तो आप देखिए, अब भाई अच्छा ज्यादा हमने बना दिया क्या इसको, ये चेकर बोर्ड ऐसे बनता है, इसको छोड़ दिया जाता ऐसे और ऐसे। तो इसमें ये देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये प्योर वाला होता, तो प्योर वाला होता तो यानी टी यहां पर भी होता, टी यहां पर, दोनों जगह यहां पर, और टी यहां पर और टी यहां पर। शुद्ध वाले से अगर कराते तो कुछ इस तरीके का होता, शुद्ध वाले में तो ये इससे आता तो टी हो जाता, इससे आता तो टी हो जाता, तो इससे आता, तो इस तरीके से वो शुद्ध वाले की बात नहीं कहें, यहां पर बोले किसके, अशुद्ध है, मतलब ये संकर है, सिंगल संकरित है, तब जब बनेगा तो बेटा यही वाला आएगा 3:1, है ना। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का नियम क्या कहता है, विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के बीच कार्य करता है ना, गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए एक ही कार्य, तो यही करें कि यहां से यहां से यहां, ये सब कोई सब मिल करके काम करते हैं। इसका हो सकता है कि इसी के साथ में काम कर ले, या इसका इसके साथ में काम कर ले, तो यही सारा होता है इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। और इसी का मियोसिस में आप देखते हैं एक्सचेंज भी होता है, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर, चाइज मेटा
वगैरह जहां पर पढ़े थे वहां से रिलेशन है इसका। तो यानी इसमें कौन सा सही होने वाला है? बी वाला, है ना। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, यहां पर और देखते हैं अस्थायी परजीवी। अस्थायी परजीवी क्या होते हैं? अस्थायी परजीवी होस्ट शरीर पर केवल भोजन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे मच्छर हो गया, है ना, खटमल हो गया, या जोंक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये अस्थायी है। जो स्वतंत्र रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं, होस्ट के शरीर के सतह पर रहते हैं, केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं। तो यानी ये वाला सही है, सिर्फ भोजन के लिए इस पे आते हैं, है ना। और लास्ट अभी और भी है, ये देखिए, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष दिए? देखो, जो डार्विन ने दिया था वही अल्फ्रेड रसेल वॉसेल ने भी दिया था, वॉलेस ने। इन दोनों ने एक ही जैसे दिए। अल्फ्रेड रसेल वॉसेल जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में ये इन्होंने दिया ना अपना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जब इन्होंने दिया, तो सेम वैसे ही अल्फ्रेड रसेल वॉन साहब ने ही भी बातें की थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि कौन कहा था। अगर आप इसको पढ़े होंगे जैसे एवोल्यूशन में, तो एवोल्यूशन में आपने देखा होगा क्लार्क भाई लैमार्क शाम ने कहा कि जिस अंग का हम जितना उपयोग करते हैं वो उतना ही ज्यादा विकसित होता है। और ह्यूगो डिवरीज साहब ने क्या कहा था? कहा कि ऐसा नहीं है, कोई भी चीज होता है उत्परिवर्तन से होता है, जैसे जैसे उत्परिवर्तन होगा वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। तो ये वाला भी सवाल आप देखे होंगे। अब यहां पर बात होती है क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल में आप जानते हैं सबसे मुख्य क्लोरोफिल कौन सा होता है? मुख्य क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य क्लोरोफिल जो होता है वो आपका ए होता है, और ए ही क्लोरोफिल होता है जो सबसे मुख्य क्लोरोफिल होता है ना, ए। बी उसका जो है वो सहायक होता है। कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब पिगमेंट्स होते हैं, है ना, ये क्लोरोफिल नहीं, ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल इन सब में भी पिगमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें इस वाला है जो क्लोरोफिल है, आप देख सकते हैं ना कि यही कर रहा है कि कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये मेन शामिल होता है। ये जो कलर वाले होते हैं बेटा, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जानते हो ये जो कलर वाले होते हैं, ये पहली बात तो इनका काम होता है कि जो लाइट की जो खतरनाक रेज होती हैं उनसे इसका प्रोटेक्शन करना, यानी क्लोरोफिल का क्या करना? प्रोटेक्शन, वर्णक का प्रोटेक्ट करना कि भाई उसको डैमेज न कर दे। हाई एनर्जी वाली है तो डैमेज कर सकती है। और दूसरा कि रंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके पास इंसेक्ट्स का क्या हो? अट्रैक्शन हो, और इंसेक्ट्स आएंगे तो उसका पॉलिनेशन बढ़ेगा। तो उसका यहां पर ये रीजन होता है बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये लास्ट है जो इससे आया था सवाल। इसमें ये पूछा जाता है कि कायांतरण, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये मेटामॉर्फोसिस, लेकिन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात कर रहा है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 फेजेस होती हैं, इनकंप्लीट में 4 नहीं होती, 3 होती है, एक फेज गायब हो जाती है ना। यानी इसमें लार्वा नहीं बनता, इसमें सीधे निम्फ बन जाता है। उस वाले में बनता था, यानी वहां पर सॉरी लार्वा की बात कर रहे हैं हम। हाँ, लार्वा, ये बीच वाला कहां है? ये बीच वाला नहीं बनता, ये सीधे सीधे क्या हो जाता है? ये आ जाता है अंडा, और फिर निम्फ, और फिर वयस्क, सीधे बन जाता है। अंडा निम्फ नहीं बनता। यहां से देखिए प्यूपा वाला, इस वाला रीजन, यानी 4 रीजन, 4 नहीं आते इसमें, 3 ही आता इनकंप्लीट की। अगर 4 होते तो ये आ जाता, लेकिन अंडा पहले आता, फिर लार्वा आता, फिर उसके बाद प्यूपा। निम्फ तो बाद में निकलेगा ना, ठीक है, फिर जाके वयस्क बनेगा। तो निम्फ यहां पर आप देखो ये है, इस तरीके से बन जाते हैं। प्यूपा अवस्था इसमें नहीं पाई जाती। प्यूपा अवस्था लार्वा वाला तो यही, यानी प्यूपा की अवस्था इसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं लार्वा बोल गया था, सॉरी, प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती। ठीक, तो इतने थे। और बढ़िया बेहतरीन अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। और ठीक है, चीजें सवाल तो ठीक ठाक था, और भाई ऐसे अब सवाल पूछे जाएंगे। और वैसे भी आप जानते हो एक ही फेज ही है, उसमें ना तो इंटरव्यू है और ना ही मेंस है, तो यही है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझा करके इसको एक्सप्लेन करूं। बाकी आप इसको जरूर मेहनत करके पढ़िए, और भी अगर कोई क्वेरी है तो जरूर आप लिखिएगा। आप कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से आइए, जुड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। हम भी आपका उसमें सहयोग करेंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।